प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सिर्फ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ही नहीं करेंगे, बल्कि प्रदेश की सियासी दिशा भी तय करेंगे। ये नतीजे सरकार के भाग्य का फैसला भी करेंगे और कहीं ना कहीं सियासत के दिग्गजों का कद भी इन्हीं नतीजों से तय होगा। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है। ये नतीजे कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, तो एक पार्टी के सरकार में बने रहने और दूसरी की वापसी का भी निर्णय देने वाले हैं। चुनावी नतीजों से प्रदेश के आगे की राजनीतिक दिशा भी तय होगी। इसके साथ ही कई दिग्गजों का राजनीतिक कद भी तय करेंगे ये उपचुनाव के नतीजे। यदि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए तो प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा अपने मुताबिक अपनी टीम को और मजबूती देंगे। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी उनका कद बड़े राजनीतिकार के तौर पर देखा जाएगा। ये चुनाव प्रदेश की सियासत को दिशा और दशा दोनों देंगे और ये प्रदेश की सियासत की क्या नई दिशा होगी, ये उपचुनाव ये भी तय करेंगे। पहली चीज कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कम से कम 12 से 13% सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 230 सीटों में से 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता चुनाव से रूबरू हुई है। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी की सरकार के आने और कांग्रेस के जाने में सबसे बड़ा रोल सिंधिया का रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा उनकी ही दांव पर लगी हुई है, खास तौर पर ग्वालियर चंबल में जो उनका गढ़ माना जाता है। वहां के नतीजे बीजेपी में भी उनकी पोजीशन तय करने वाले साबित होंगे। यदि उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आए तो सिंधिया का कद और बढ़ेगा। बीजेपी में उनकी राह आसान रहेगी। आप केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं, सिंधिया परिवार से आप देखेंगे तो सिंधिया परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हार और जीत जो है उनकी जो राजनीति है पूरे मध्य प्रदेश में वो 10, 12, 15 सीटों के इर्द गिर्द रही। आप कभी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने उनके सम्मान पर चोट करने की कोशिश की। जो खरीदी, जो बात बार बार हो रही, गद्दारी की बात हो रही थी या बिकाऊ टिकाऊ की बात हो रही थी, वो तो सिंधिया की जो छवि थी उसको खंडित करने की कोशिश हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जो है जीते या हारे, सिंधिया की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को लेकर तय कर रखी होगी, शायद वो अब उसको जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, वो केंद्र में मंत्री बनाएं या संगठन में ले जाएं, ये वहाँ तो पार्टी को तय करना होता है, तो सिंधिया को वो संगठन के हिसाब से वो रखेंगे। ये चुनावी नतीजे प्रदेश कांग्रेस मुखिया कमलनाथ की आगे की राजनीतिक दिशा भी बताने वाले होंगे। कांग्रेस यदि अपने दावों के मुताबिक सरकार बनाने के आंकड़ों के करीब पहुंचती है तो वे सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि यदि परिणाम कमजोर रहे तो कमलनाथ का अगला फैसला क्या होगा। क्या उनकी ही छत्रछाया में प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ेगी? क्या वे 2023 के लिए फाइट करते रहेंगे या फिर पीसीसी की कमान किसी युवा के हाथों में सौंपी जाएगी? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी यही नतीजे करेंगे, क्योंकि सरकार जिस झटके से गई है वो झटका कांग्रेसी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जहां तक कमलनाथ का सवाल है, कमलनाथ निश्चित रूप से धीरे धीरे कमलनाथ जी की उम्र बढ़ रही है। दूसरे प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह जी उम्र के 70 की उम्र को पार कर चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए, और कमलनाथ जी के पास अभी भी 2 पद हैं, एक नेता प्रतिपक्ष का, एक अध्यक्ष का। तो ये तो आप मानकर चलिए कि नतीजे पक्ष में हो, नतीजे विपक्ष में हो। मध्य प्रदेश की कांग्रेस को नया अध्यक्ष जल्द से जल्द मिलेगा, और अगर अध्यक्ष नहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को सीएलपी लीडर नया मिलेगा। 2 में से एक पद कमलनाथ जी को छोड़ना है, लेकिन कमलनाथ जी की राजनीतिक साख को ये नतीजे जरूर प्रभावित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वोटिंग के प्रतिशत को देखते हुए नतीजों से सरकार की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का संख्या बल काफी ज्यादा है, उन्हें 9 विधायकों की ही जरूरत है। लेकिन यदि जनादेश चमत्कार वाला आता है और कांग्रेस 20 सीट के आसपास पहुंचती है तो एक बार फिर प्रदेश में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अन्य 7 की भूमिका फिर काफी अहम होने वाली है, और अब तक जो सदस्य हाशिए पर रहे हैं उनके दिन फिर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।